शब्बीर ने फिरोजवाला के इलाके थाना फैक्ट्री एरिया में एक दिलखराश वाकया देखा है। एक ऐसा वाकया जिसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। जुल्म और बर्बरियत के इस वाकये को देखकर कौन सी आंख थी जो नम नहीं थी, आप भी देखिए। शब्बीर ने देखा कि तैयब नामी नौजवान जिसके गले में हार पड़े हुए थे एक कार में सवार था, जबकि पीछे की नशिस्त पर उसकी माँ और बाप बैठे हुए थे। माँ बाप खुश थे और बेटे से दौरान सफर बातचीत करते जा रहे थे। हाय मेरे बच्चे, आंखें तरस गई तुझे देखने को। कभी तुझे अपनी माँ की याद नहीं आई है? अरे अम्मा, बस कॉल ही तो नहीं कर सका आपको। आप जानते तो हो मेरा नेचर ऑफ वर्क कैसा है। खुश रह पुत्र, अल्लाह तुझे लंबी जिंदगी दे और सदा खुश रहे। अच्छा अम्मा, अब तो अच्छा खासा कमाने भी लगा हूँ। मेरी शादी के बारे में कुछ सोचें? बड़ा ही बेशरम हो गया है कोई, है? करा देंगे भाई शादी भी। जल्दी क्या है तुझे? वो पहले इससे ये तो पूछ ले, कोई लड़की शड़की तो पसंद नहीं आ गई इसको। देख भाई तेरा अब्बा क्या कह रहा है, क्या वाकई लड़की पसंद है? करा देंगे शादी, हमने लड़की पसंद की हुई है। पता है तुम्हारी बहनों को भी बड़ी पसंद है, तुम्हें भी पसंद आएगी। दिखाती हूँ तुझे, रोक देना भाई बस। ये बस इधर साइड पे लगाइए। शादी के बारे में सोचा जा रहा था। शब्बीर ने एक दिन देखा कि तैयब अपने माँ बाप और बहन के दरमियान घिरा हुआ था। अम्मा देखो ना, तंग कर रही है। ना देखा कौन सी हूर परी पसंद करी है मेरे लिए? ऐसे नहीं, पहले पैसे देने पड़ेंगे। अम्मा अरे भाई मत तंग करो मेरे बच्चे को, लाओ दो मुझे दिखाओ। ये ले। ये देखो बेटा, ये वो लड़की है जो हमने तुम्हारे लिए पसंद की है। बहुत अच्छी है, खाते पीते लोग हैं। पहचान गए? अरे अम्मा, ये तो काफी बड़ी हो गई है अम्मा। अरे मियाँ, तुम भी तो बड़े हो गए। अगर पसंद आ गई है तो फिर बात पक्की कर दूं। अब्बा मैं क्या बोल सकता हूँ, आप लोगों को देखें अब्बा ऐसे, जैसा अब्बा आप लोगों को बेहतर लगे। हेलो भाभी, मुबारक हो, भाई मान गए। अच्छा सुनो, मेरे भाई को ज्यादा तंग मत करना। अच्छा चलो भागो यहाँ से, खामखा भाई को तंग कर रही है। अच्छा ऐसा है तैयब की माँ, मुझे किसी काम से जाना है, बल्कि ऐसा है कि तुम दोनों तैयार हो जाओ, साथ ही चलते हैं। चलें ठीक है अब्बा। ठीक है। तैयब के माँ बाप लड़की के घर वालों के घर बाकायदा जब रिश्ता लेने के लिए गए तो वहां उन्हें अजीब और गरीब सूरत हाल का सामना करना पड़ा। शब्बीर ने देखा कि लड़की के माँ बाप के अलावा लड़की का भाई आकिब भी इस बातचीत में शरीक था। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, हमें ये रिश्ता मंजूर है। जा बेटा मिठाई तो लेकर आ। अम्मा आपने फौरन हामी भर दी, थोड़ी इंक्वायरी तो करवा लें इनकी। अरे बहन ठीक कह रहा है, आप जितनी चाहे अपनी तरफ से तसल्ली कर लें। अरे बहन आप इसकी बात का बुरा मत मानिएगा, ये तो बस ऐसे ही बोलता रहता है। ले बेटा मिठाई लेके आ, मीठा करवाना है। शब्बीर ने देखा कि तैयब का होने वाला साला आकिब चेहरे पर नागवारी के से तासुरात लिए कमरे से निकल गया। अरे भाई गले तो मिले, मुबारक हो भाई। इस दौरान लड़की और लड़के की माँ आपस में बगलगीर होकर एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे, जबकि लड़के और लड़की के बाप भी आपस में गर्मजोशी से मुसाफा करते देखे गए। सऊदी पलट नौजवान तैयब की काशिफा से कुछ दिनों के बाद धूमधाम से शादी हो गई और घर में धूम धड़के का समा रहने लगा। एक दिन शब्बीर ने देखा कि तैयब का साला आकिब बेल बजा रहा था। तैयब की बीवी ने दरवाजा खोला तो वो मुस्कुराता हुआ अंदर आ गया। अरे भाई, इतनी रात को आप यहाँ? काफी दिनों से सोच रहा था कि तुमसे मिल लूं, और ये लो तुम्हारे लिए। तैयब भाई से नजर नहीं आ रहे। अरे भाई वो भी यहाँ पर ही है, भैया। अच्छा अरे आओ आओ, क्या हाल है भाई? शुक्र है अल्लाह का। साले की आवाज सुनकर तैयब कमीज के बटन बंद करता हुआ बाहर निकल आया और फिर दोनों ने एक दूसरे से मुआनका किया। शब्बीर तो देखेगा। तैयब के साले ने अपनी बहन के ऐसे कान भरे थे कि रफ्ता रफ्ता तैयब की बीवी उससे बदगुमान हो गई थी और उससे यही खदशा सताने लगा कि कहीं वो उसकी जायदाद पर कब्जा न कर ले।
शब्बीर ने देखा कि तैयब की बीवी गहरी नींद में थी। फिर वो एक नाखुशगवार सा ख्वाब देखने लगी जिसमें उसका शौहर उससे जायदाद के कागजात तलब कर रहा था। मज़ाहमत पर उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी थी। तलाक का सुनकर तैयब की बीवी की आंख खुल गई और वो बुरी तरह कांपने लगी। कुछ देर में उसके औसान बहाल हुए तो उसने देखा कि उसका शौहर किचन में चाय बना रहा था। उठ गया? जी मैं तो काफी देर का उठ गया, चाय बना रहा था। आज इतनी जल्दी उठ गए? जल्दी? टाइम देखा है, 8 बज रहे हैं। 8 बज रहा? जी ये लें, चाय ले लें। अच्छा रुके, मैं पहले फ्रेश हो जाऊं। ठीक है। तैयब का साला अपनी बहनोई की सादगी का फायदा उठाकर उससे काफी रकम हड़प कर चुका था और अब वो उसे बहन की जायदाद से भी महरूम करना चाहता था। शब्बीर ने एक दिन देखा कि तैयब का साला अपने 2 साथियों के साथ सर जोड़े बैठा था और फिर शब्बीर ने उन्हें किसी बात पर मुत्तफिक होते देखा। इस वाक़े के बाद शब्बीर ने देखा कि तैयब मोटरसाइकिल चला रहा था। फिर उसने एक जगह रुककर अपने साले को फोन किया था। अरे कॉल आ गई। हाँ दे भाई। यार आकिब कहाँ पर हो? 1 घंटे से भटक रहा हूँ यार। यार फैक्ट्री के पीछे गोडा में ना, वहीं पर हूँ, आप आ जाओ फटाफट। ठीक है बस फिर वहीं रुको, मैं वहीं आ रहा हूँ, वहां से हिलना नहीं। हाँ नहीं जा रहा आज। फिर शब्बीर ने देखा कि तैयब तेजी से मोटरसाइकिल चलाता हुआ मतलूबा जगह पर पहुंच गया था। उस रात तैयब के साले ने अपने बहनोई को कुछ साथियों की मदद से न सिर्फ कत्ल कर दिया था बल्कि उसकी लाश को पेट्रोल छिड़ककर आग भी लगा दी थी। तैयब की माँ, बाप, बहन पूरी रात तैयब को ढूंढते रहे और जब तैयब का भाई सुबह थाने पहुंचा तो उसे पता चला कि तैयब को किसी ने कत्ल करके लाश जला दी थी। पुलिस ने कुछ ही घंटों में मोबाइल डाटा की मदद से तैयब के साले को गिरफ्तार कर लिया था। इस संदोहनाक वाक़े के बाद तैयब के घर में कोहराम मच गया था। तैयब की माँ रो रो कर दुहाई दे रही थी कि जालिमों ने बेटे के चेहरे को भी राख का ढेर बना दिया था। वो कहता रहा ये मेरे साथ ऐसा सलूक ना करो, जो कुछ मेरे से लेना ले लो, मुझे ऐसा ना करो। मैं घर जाके बता दूंगा कि मुझे कोई डाकू पड़ गए हैं और मैंने उनको सब कुछ दे दिया और मेरी जान बात दी। और ये लोग ना माने, ये लोग कहने लगे कि हमने तुमसे आज मारना ही मारना है, तुम्हें आज हमने मारना ही मारना है, हमने कुछ भी नहीं देना। इन्होंने मार दिया और वो चीखा चिल्लाया और नीचे वाले सुन रहे थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा इनको। उन्होंने आवाज़ दी, दरवाज़ा खड़काया, ये कहते हैं इसने शराब पी है इसलिए वो चीखें मार रहा है, हमारे घर का मसला आप चुप रहो। वो सो गए। और ये बच्ची है, इतनी छोटी बच्ची है, इसने क्या किया, क्या देखा है इसने? इसका हक मुझे मिलना चाहिए। और जो आने वाला बच्चा वो क्या सोचेगा मेरा बाप कहाँ गया, क्या हुआ उसको? इतना जुल्म तो कोई भी नहीं करता जैसे इन्होंने ये जुल्म किए। मार देते, बोरी में डाल के कहीं फेंक देते, चलो उसको देख ही लेते, और इन्होंने उसका शोभा बना दिया है। देख नहीं सकते, सोच समझ नहीं। शब्बीर ने यह अलमनाक मंजर भी देखा जब तैयब की जली हुई लाश एक गाड़ी पर रखकर लाई जा रही थी। फिर पुलिस के गिर्द रिश्तेदारों को फरियाद करते भी देखा गया। औरतें जनान खाने में रो रही थीं और तैयब का बाप अपना सर पीट रहा था। मकतूल की बहन कातिलों को इबरतनाक सजा देने का मुतालिबा कर रही थी। अपनी भैन दे नाल उन्हां दी कोई गलबात है सी या कोई लड़ाई झगड़ा सी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ क्लीयर कर दे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਨਾ ਸਕੀਏ। ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਥਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਗਲ 'ਚ ਚੇਨ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੰਗੂਠੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਅੰਗੂਠੀਆਂ, ਉਹਦੀ 1 to 5 ਵੀ, ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਤਨਾਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਤਨਾਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ। 3 ਦੁਕਾਨਾਂ, 1 ਮਕਾਨ ਸੀ,
कोई इन्नी ज्यादा जायदाद नहीं सी जिंदी वजह तो मेरे भरा दे नाल इन्ना ज्यादा जुल्म किया गया। शब्बीर ने मकतूल की अहलिया और मकतूल के भाई से भी बात की थी। जिन जना मेरे मियां ने किया उनकी सजा मिले ते जेदा दा मसला इस ते मेरे मन्नू मेरे नाल गल कर देना ओदा की कसूर सी उन्हां ते गलती कोई ही नहीं सी उन्हां ने पता भी नहीं सीगा कि यह चीज़ां ते यह मकान के मेरे नाम कोई चीज़ उन्हां ने पता ही नहीं सी। रात से हम ढूंढ रहे थे कि तैयब कहाँ पे गया, तो मैं कोट अब्दुल मालिक में भी गया हूँ उसके ससुराल वाले के घर में, वहाँ से पूछा जा के उन्होंने कहा यहाँ पे आया था मगर वापस चला गया था। फिर मैं थाना फैक्ट्री यार्ड में गया हूँ सुबह, वहाँ पे एक लाश आई हुई थी जली हुई जो शनाख्त कर ही नहीं सकता था बंदा। हमने वहाँ पे फिर FIR जो है ना कटवाई है, तो पुलिस वालों ने DPO साहब ने भी उस लाश का भी एक्शन लिया। अंगूठियाँ वगैरह उसने पहनी हुई थी, मतलब 2 छल्ले सोने के पहने होते, एक अंगूठी उसको शुरू से शौक था। तो मुलजिम जो दूसरा था उसने बताया कि वो कहता रहा कि मुझे नाम मारो, सारा कुछ ले लो, मुझे नाम मारो, मैं आपका नाम भी नहीं लूँगा, मगर उन्होंने नहीं माना। हुकूमत से ये मुतालबा है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, इन लोगों को भी ऐसे ही फांसी लगनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए, इनको भी ऐसे आग लगाई जानी चाहिए जैसे इन्होंने हमारे भाई को आग लगाई। बेगुनाह उसको कोई गलती बता दें, उसका गुनाह बता दें, उसकी सारी दुनिया जो तारीफ कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा था हम बता नहीं सकते। शब्बीर को मालूम हुआ है कि बाद में पुलिस ने शरीके जुर्म होने के इल्जाम में मकतूल की बीवी को भी गिरफ्तार कर लिया था। शब्बीर का कहना है कि तैयब के साथ जो सलूक किया गया वो बदतरीन दुश्मन भी नहीं कर सकता। महज जायदाद हड़प करने के शुबे में एक शरीफ नौजवान को न सिर्फ कत्ल किया गया बल्कि उसकी लाश भी मस्क कर दी गई। शायद कातिलों का ख्याल था कि लाश मस्क करने से वो पहचान से बच जाएंगे, लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि खून हर हाल में अपने कातिलों को पहचान लेता है। शब्बीर ने पुरजोर मुतालबा किया है आकिबत के सफ़ाक कातिलों को इतनी ही सफ़ाक सजा दी जाए। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने खुशाब में एक ऐसे शादीशुदा जोड़े को देखा है जिसके दरमियान एतमाद और एतबार का रिश्ता खत्म होता जा रहा था। शौहर अपनी बीवी को मशकूक समझता था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि उस्मान नामी एक नौजवान बार बार अपनी बीवी को फोन कर रहा था, लेकिन बीवी फोन नहीं उठा रही थी। वो शदीद जहनी उलझन का शिकार था। फिर इसी झुंझलाहट के दौरान उसे एक वाकया याद आ गया जब उसका अपनी बीवी से झगड़ा हुआ था। हुआ ये था कि एक दिन उस्मान ने देखा था कि उसकी बीवी दरवाजे पर खड़ी किसी से हंस हंस कर बातें कर रही थी। उस्मान कहीं बाहर से वापस घर आया था। उस्मान ने मशकूक निगाहों से अपनी बीवी की तरफ देखा, लेकिन वो पूरे एतमाद से अजनबी नौजवान से बात करती रही। अमरीन, बाहर क्या कर रही हो? चलो घर में। अरे आप आ गए, आप चले मैं भी आती हूँ। अरे आपने इसे पहचाना? ये मेरे खालाजाद भाई का बेटा अनवर है, शादी का बुलावा देने आया था। आप चले आती हूँ। जब चलो अंदर तुम। हाँ आती हूँ। अच्छा वो खाला से कहना कि मैं शादी में जरूर आऊंगी। उस्मान माथे पर बल डालते हुए घर के अंदर दाखिल हो गया, जबकि उसकी बीवी भी जल्दी से अनवर को खुदा हाफिज कहकर घर के अंदर आ गई। अमरीन अंदर दाखिल हुई तो उसे लगा जैसे उसके शौहर ने सारी बातें सुन ली थी। जी आप आ गए? क्या हुआ है मेरे मूड को? और अब तुम घर की बातें बाहर वालों को बताओगी? हो गया, क्या हुआ है? कौन सी ऐसी कयामत आ गई है? अपने कजन से बात करना कोई जुर्म है क्या? मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक दिन के लिए घर आता हूँ उसमें भी तुम्हारे पास टाइम नहीं होता। एक दिन के लिए घर आते हो और मैं जो पूरा हफ्ता अकेले तन्हाई काटती रहती हूँ उसका क्या है? तन्हाई? अरे जब तुम्हें फोन करो तुम्हारा फोन बिजी जा रहा होता है। वेरी गुड, इसी बात की तवक्को थी आपसे। आपको जो समझना है समझें। जब आएंगे इसी की बातें करते रहेंगे। उस्मान इस तल्ख वाक़े की याद से निकला तो उसका सर बुरी तरह घूम रहा था। उसने एक बार फिर अपनी बीवी को फोन मिलाया तो वो इंगेज मिला, तो पता चला कि उसकी बीवी तकरीबन आधी रात तक ऑनलाइन थी। ये हालात देखकर उस्मान का सर चकरा कर रह गया।
नूरपुर थल के गांव ओभल का रिहायशी उस्मान, उसकी 4 बरस कबल अमरीन से शादी हुई थी। उस्मान 2 बच्चों का बाप था, मुलाजमत के सिलसिले में लाहौर में रहता था और हफ्ता 15 दिन में 2-4 दिन के लिए घर आता था, जहां उसकी बीवी अपने ससुर और बच्चों के साथ रहती थी। उस्मान की बीवी अपने सारे दुखड़े अपने ससुर से ही बयान करती थी और अपने शौहर के रवैये से परेशान थी। एक दिन उस्मान छुट्टियों पर घर आया तो उसने देखा कि उसकी बीवी और उसका बाप आंगन में बैठे बेतकल्लुफी से बात कर रहे थे। बाप की नजर बेटे पर पड़ी तो वो उससे मुखातिब हुआ। अरे आप आ गए? उस्मान तुम आ गए? बेटा कुछ सलाम न दुआ? उस्मान ने रूखेपन से सलाम का जवाब दिया। पता नहीं अब्बा, ये आजकल पता नहीं कहाँ कहाँ हवाओं में रहते हैं, क्या क्या सोचते रहते हैं। चाय लाऊं आपके लिए? नहीं, अभी नहीं। आपको पता है अब्बा जी की तबीयत खराब है। तो मैं क्या करूं? तुम हो ना इनका ख्याल रखने के लिए। बेटे का चुपता हुआ जुमला उसकी बीवी और बाप दोनों ने महसूस कर लिया और बाप को गुस्सा आ गया। अब इतना पहाड़ का पहाड़ हो गया है तू, लेकिन दिमाग में तेरे अभी तक भूसा भरा हुआ है। सीधी तरह कोई बात का जवाब ही नहीं दे रहा। बस अब्बा रहने दो, मेरा दिमाग खराब नहीं करो। जा मेरी नजरों से दूर हो जा आराम को। बहू तू ही निमट से। अब्बा जी अब इनसे क्या निमटू, इनको तो अब इलाज की वाकई जरूरत है। बीवी का तंज सुनकर उस्मान अचानक तैश में आ गया और वो बीवी पर धाड़ने लगा। अमरीन, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अभी तेरी असलियत बता दी ना तो पता चल जाएगा। बस बस जबान को बंद रख। अगर बीवी पसंद नहीं है तो छोड़ दे इसे। हाँ, सब समझ रहा हूँ, सब समझ रहा हूँ, मैं देख लूंगा। क्या हो गया इसे? उस्मान पहले तो बीवी पर अजनबी लोगों से मेल मुलाकात का शक करता था, लेकिन अब उसने इंतहाई जहनी गिरावट का मुजाहरा करते हुए अपने बाप को भी मशकूक समझना शुरू कर दिया था, जिससे घर के हालात बर्बादी की आखिरी दहलीज तक पहुंच गए थे। एक दिन शब्बीर ने देखा कि उस्मान अपनी बीवी का हाथ पकड़कर उसे भेड़ बकरियों की तरह खींच रहा था और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे ये सूरत हाल देखकर रो रहे थे कि ऐसे में उस्मान का बाप भी सामने आ गया। छोड़, छोड़ मेरा हाथ, अब्बा जी, मैं छोड़ मेरा हाथ। अरे क्या क्या हो रहा है ये? अब्बा जी, क्या कर रहा है? छोड़ इसे, जानवर। तू बता बेटा क्या हुआ? अब्बा जी ये कहते हैं कि चुप कर जा, नहीं तो जान से मार दूंगा। बकवास की ना। अब्बा जाओ यहाँ से, यह मियाँ बीवी का मामला है। मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा मैं। क्या कर लेगा तू? अरे मुझे पता तो चले कि बात क्या है। मैं इसे यहाँ नहीं रखूंगा, इसे लेके लाहौर जा रहा हूँ मैं। अरे तेरे अपना कोई ठिकाना नहीं है रहने का, क्या वहां इन्हें फुटपाथ पे रखेगा? और यहाँ क्या तकलीफ है तुझे, बोल। अब्बा जी ये कहते हैं कि चुप कर जा, नहीं तो यहीं खड़े खड़े तुझे मैं तलाक देगा। दे तलाक, मर्द का बच्चा ना तो दे तलाक। तू बोल बता। ये कहते हैं अब्बा जी कि मैं और आप। क्या बेगैरत, तुझे शर्म नहीं आई ये बात कहने में? उस्मान के बाप ने ये सूरत हाल देखी तो उसने गुस्से में अपने बेटे को एक थप्पड़ रसीद कर दिया। या अल्लाह, मैंने इंसान का बच्चा मांगा था, तूने मेरे नसीब में शैतान लिख दिया। अल्लाह, दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से, दूर हो जा। उस्मान की ज़हनी हालत रोज बरोज बिगड़ती जा रही थी और उसे पूरा यकीन था कि उसकी बीवी ने मुबैना तौर पर उसके बाप से ताल्लुकात कायम कर लिए थे। अब वो मौके की तलाश में था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि उस्मान की बीवी मटका सर पर रखे दालान की तरफ जा रही थी कि उसका पांव फिसल गया और गिर पड़ी। अमरीन के ससुर ने यह मंजर देखा तो दौड़कर उसकी मदद को आया और उसे सहारा देकर उठा दिया। ऐन उसी लम्हे उस्मान घर में दाखिल हुआ तो ये मंजर देखकर ठिठर गया। उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसने अपने जज्बात पर काबू रखा और खामोशी से दूसरी तरफ चला गया। अमरीन और उसका ससुर उसे हैरानी से देखते रहे। बेटे का बाप पर शक करना और मुबैना ताल्लुकात का यकीन करना इंतहाई अखलाकी पस्ती का सबूत था, लेकिन उस्मान की जो ज़हनी हालत हो रही थी उससे लगता था कि या तो वो अपनी बीवी और बाप को कत्ल कर देगा या फिर खुद अपनी ही जान ले लेगा। एक दिन शब्बीर ने देखा कि अमरीन के घर में पुलिस मौजूद थी और वो और उसका ससुर बुरी तरह रो रहे थे। आप पूरी तरह बताओ।
पुलिस मौके पर पहुंची तो मोहम्मद उस्मान को मुजफ्फर ने यहाँ पे अपने कमरा में खून में लथपथ पाया, जिसे मौके पर उसके वालिद और उसकी बीवी अमरीन बीवी ने खुदकुशी की वजह बताई। तो पुलिस ने हालात मशकूक पाते हुए सख्त तफ्तीश का दायरा कार थोड़ा वसी किया, डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया। तो उससे पता चला कि हालात बिल्कुल बरक्स पाई। तो उसे पता चला कि मोहम्मद जाबिर उस मकतूल का वालिद है, उसके मकतूल की बीवी अमरीन बीवी से नाजायज़ ताल्लुकात थे, जिसका मोहम्मद उस्मान को पता चला और इस पे मोहम्मद जाबिर ने अपनी बहू के साथ मिलकर मोहम्मद उस्मान को कत्ल कर दिया। यह है मकतूल उस्मान की तस्वीर, जिसे मुबैना तौर पर उसके बाप और उसकी बीवी ने मिलकर कत्ल किया था। यह है उसका छोटा सा बच्चा और यह है वो बड़ा सा घर जहां मुबैना तौर पर रिश्तों की पामाली होती रही। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने खानेवाल में जुल्म और बर्बरियत का ऐसा हौलनाक वाकया देखा है जिसमें एक शख्स को देहातियों ने डकैती का इल्जाम लगाकर घेर लिया था। ये खानेवाल का नवाही इलाका छप कला है और ये नौजवान जो शदीद जख्मी हालत में जमीन पर गिरा हुआ है, इसका नाम है लियाकत। शब्बीर आपको जुल्म बर्बरियत पर मबनी ये पूरा फुटेज वाज़े तौर पर नहीं दिखा सकेगा, लेकिन शब्बीर का कहना है कि उस दिन दर्जनों देहाती लियाकत के गिर्द जमा थे। उनके हाथों में कुल्हाड़ियां और डंडे थे। इन देहातियों में कुछ औरतें भी शामिल थीं जो लियाकत पर जुल्म करने वालों की मदद कर रही थीं। जमीन पर खून ही खून था। लियाकत बार बार उठकर बैठने की कोशिश करता, लेकिन लोग उस पर लाठें, कुल्हाड़ियां और डंडे बरसाकर उसको फिर गिरा देते थे। लियाकत को बेदर्दी से मारने वाले सफ़ाक शख्स के कपड़े भी खून आलूदा थे और वो पानी पी पी कर निहत्ते शख्स को मार रहा था। और तो और शब्बीर ने एक सफ़ाक औरत को भी देखा जिसने जुल्म की इंतहा कर रखी थी। इक्का दुक्का आवाजें भी सुनाई दे रही थीं जिसमें लियाकत को छोड़ने के लिए कहा जा रहा था। आप इस धुंधले से फुटेज के साथ वाज़े तौर पर आवाजें सुन लें ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि लोगों के दिलों से खौफ खुदा किस तरह उठ चुका था। इमरान खान लाहौर में खिताब कर रहे हैं। इंशाल्लाह वलीद इकबाल को भी मैं इसमें शामिल करूंगा। और मैं हमारे जो दो साथ खड़े हुए मेरे पीपी के कैंडिडेट्स, मैं आप दोनों को ये कहूंगा कि आपने आज से सारी हमारी टीम के साथ मिलकर, सारे लोग आपके साथ होंगे, आपने दिन रात काम करना है, 16 घंटे काम करना है। जितना मैं करूंगा उतना आपने करना। कोई जी बस 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 बस। अच्छा जी, मैं अब सबका फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं अब आपके सारे हल्के में निकलूंगा। 4 दिनों में अलीम खान प्लान बनाएंगे लाहौर का भी और खास तौर पे 131 का, तो सारे हल्के में निकलूंगा और इंशाल्लाह आपके साथ मिलकर शिकस्त करेंगे। फिर से कभी अपने मुखालिफ को कमजोर ना समझो और आखिरी गेंद तक इंशाल्लाह अपने मुकाबला करना है। शुक्रिया। देखिए प्रोग्राम का बकिया हिस्सा। भी इस तरह किया जैसे वहशी दरिंदे किसी को भंबोर डालते हैं। दूसरी तरफ लियाकत का बाप बेबस था, जिसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। वो अपने खानदान और इलाके के लोगों के दरमियान मौजूद था। उसके चेहरे से उदासी और बेबसी टपक रही थी। दूसरी तरफ शब्बीर ने गांव के लोगों का एहतजाज करते देखा। लियाकत के कत्ल पर देहातियों की इतनी बड़ी तादाद बता रही थी कि लियाकत के साथ वाकई ज्यादती हुई थी। ये है वो देहाती जो कह रहे थे कि लियाकत के साथ ज्यादती हुई है, हमें इंसाफ चाहिए। लियाकत को घेर कर बिरादरी वालों ने जिस जालिमाना तरीके से कुल्हाड़ियों और डंडों के वार से कत्ल किया, इनके दिल में लियाकत के लिए नफरत थी, शदीद नफरत। मगर ये नफरत थी क्यों? शब्बीर को मालूम हुआ है कि मुबैना तौर पर कातिल की बहन से लियाकत के ताल्लुकात थे और जब इस मुबैना वाक़े का पता चला
तो देहातियों ने लियाकत पर डकैती का इल्जाम लगाकर उसे सरेआम कत्ल कर दिया था। आप इस बेईमाना जुल्म की धुंधली फुटेज और वाज़ेह आवाजें एक बार फिर सुन लीजिए। जुल्म की इंतहा तो देखिए। मकतूल का बाप जब थाने गया तो पुलिस ने उसके साथ भी सफाकाना सलूक किया। वो कंगिया आधे काम हटिया ना फस गए, उन्हें कुटिया है, मारिया, बड़ा मारिया कई बोटियां अखी चो निकली हुई हैं। मेरी किसी गल नहीं सुनी है। मैं गया थानेदार गेट बंद कर ले, मैं बाहर बंद आ रहा है। मेरे पुतली नाल आना गार्ड लाया, मस्सियां लाया, मैं अंदर गया उसका इसे खला रहा है, मैं खला लिया, मैंने उस पुत का मुंह नहीं देखा, नहीं पीछे हट जा। शब्बीर को लियाकत के बारे में मजीद पता चला कि वो डकैत नहीं था, बल्कि उस पर बकरी चोरी करने का एक मुकदमा जरूर था और वो 2 महीने जेल में रहकर बाहर आ गया था। इलाके के लोगों का कहना था कि लियाकत के साथ जुल्म किया गया था, उस पर डकैती का इल्जाम झूठा था। ये छोटी मोटी कोई जोड़ी चापले इसकी बिना उसमें इतना जुल्म किया गया, अपना तशद्दद किया गया। मैं चीफ जस्टिस साहब ने रिक्वेस्ट करदा कि उन्होंने मियां साकिब निसार साहब को कि इन्हों का नोटिस लिया जाए। गरीब आदमी है, मैं बहुत ही गरीब इन पे एडा कोई इन्हों कोई ऐसा मामला ही नहीं जिसकी वजह से कुहाड़ियां नाल मारा गया, कतल किया गया, इन्होंने ज्यादती की गई है। इन्होंने लोगों नाल बहुत ज्यादती हुई है, जुल्म होया है। चोर होवे कोई जो मर्जी करे, वो कानून का हक बनता है कि उसनूं सजा देवे। अवाम ही अगर सानू एक दूजे नूं फाड़ फूड़ के छोटी छोटी साड़ियां अगर रंजिशां होंदियां ने, अगर अवाम ही सानू एक दूजे नूं फाड़ के एक दूजे नूं कतल करन लग जाइए तो फिर गवर्नमेंट का तो फिर फायदा ही कोई नहीं सानू। शब्बीर को यह भी मालूम हुआ है कि पुलिस ने उल्टा मकतूल के खिलाफ ही डकैती का मुकदमा दर्ज कर लिया था और जुल्म और सफाकी की इंतहा ये कर दी कि वर्षा के हवाले लाश तक नहीं की और उसे खुद ही दफना दिया था। शब्बीर ने कानून हाथ में लेकर खुद ही अदालत लगाने के इक़दाम की शदीद मजम्मत की है और लियाकत के सरेआम कत्ल के जिम्मेदार सफ़ाक मुल्जिमों को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 02135803820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।